में 4 विधानसभा क्षेत्र की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद आज आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ हूँ। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, नारे लगाकर स्वागत किया है। देखिए, मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि कल तक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है। 6 तारीख को मतदान होगा, लेकिन अभी से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद ही जो रुझान सामने आ रही है, उससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें एनडीए की 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। वैसे तो रुझान के बारे में, रुझान जो आए हैं उसमें कितनी सीटें हमको प्राप्त हो रही हैं एनडीए को, उसकी जानकारी मुझे है, लेकिन मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता, मुझे करना भी नहीं चाहिए। शायद मेरी आयु बहुत छोटी होती या मेरे स्तर पर मैं काम करता रहता तो मैं जरूर आपको बतला देता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, 2/3 सीटों से बहुमत के साथ यहां पर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। कारण क्या है? 20 वर्षों में जो नीतीश जी की सरकार रही है, जिस तरीके से बिहार में विकास का कार्य उन्होंने किया है, उसकी सराहना तो सब करते ही है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोग तुलना करते हैं कि इसके पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसने कैसा काम किया और नीतीश जी की सरकार ने यहां रहते हुए यानी एनडीए की सरकार ने कैसा काम किया। स्वाभाविक है, तुलना होगी, लोग तुलना करते हैं। लेकिन साथ ही एक बात और कहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता के लिए, जिसकी विशेष अहमियत है। बहनों भाइयों, लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई। आपने देखा, इसके पहले भी आरजेडी के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक जेलों की हवा खानी पड़ी है। आज भी जो प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के हैं गठबंधन के, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अदालत में केसेस चल रहे हैं। फैसला स्वाभाविक है, यदि ईमानदारी के साथ कोई भी लेगा तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा। जिसने ईमानदारी से इस बिहार राज्य की सेवा की है, उसी की सरकार जो है फिर से बननी चाहिए। पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि पहले भी मैंने देखा है, जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी, बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे। मुझे याद है कि उस समय आरजेडी के लोग जनता से यह तर्क देते थे, जब लोग कहते थे हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ गली नहीं है। अब बिहारी भाषा में वो कहते थे, मैं तो बोल नहीं सकता वैसे, लेकिन बिहारी भाषा में कहते का तोरे समझ में नहीं आवत, सड़क बन जाएगी तो पुलिस धड़ से तोरे दरवाजे पर पहुंच जाएगी। बताइए, सड़क बन जाएगी तो पुलिस तोरे दरवाजे पर पहुंच जाएगी। अरे पुलिस की दहशत दिखाकर वो उनका समर्थन हासिल करते थे। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, वह जमाना लग चुका है। हाईवे और एयरपोर्ट की बात तो छोड़िए, अब बुनियादी सुविधाएं स्वाभाविक रूप से लोगों को प्राप्त हो रही हैं। और क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मनुष्य की सेहत, मनुष्य का स्वास्थ्य, उसके जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत इसे मैं मानता हूं। पहले बिहार वासियों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए जो स्वास्थ्य का बजट हुआ करता था,
वो केवल 700 करोड़ हुआ करता था। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब वो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है बिहार का स्वास्थ्य का बजट। बिजली का ऐसा बुरा हाल था, क्योंकि बिहार में भी हमारे रिश्ते नाते हैं, आना जाना पहले भी मेरा बराबर रहा है। बिजली बामुश्किल यदि 2, 3, 4 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लोग अभ्यस्त हो गए थे, गांवों में लोग लालटेन से काम चलाते थे। यही स्थिति थी बिहार की, और सारे हिंदुस्तान में बिहार के बारे में जो एक छवि बनी हुई थी, बिहार तो गरीबों का देश है, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों का यह राज्य है, यह धारणा भी बिहार के बारे में बनी हुई। यहाँ के बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिहार के बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि इस देश के बाहर भी दुनिया के दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते थे। बहनों भाइयों, वह सब सारा युग मैं समझता हूं अब समाप्त हो चुका है, और आप स्वाभाविक रूप से हमारी इस बात से सहमत होंगे कि आज बिहार में हाईवे, बड़े पुल, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पटना में जहां कभी मौत दौड़ती थी, आज वहां पर मेट्रो दौड़ रही है पटना में। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए। आरजेडी के लोग न सड़क चाहते थे, न अन्य किसी प्रकार की सुविधा चाहते थे। लालू जी के समय में आरजेडी यह सोचती थी कि विकास से कुछ नहीं होने वाला है, विकास का क्या महत्व है, हम केवल लच्छेदार भाषण देकर और बिहार की जनता को गुमराह करके उनका हम समर्थन हासिल कर लेंगे। और अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई सड़क वड़क की बात क्या करते हो। अभी एक किसी का भाषण मैंने सुना था, उन्होंने कहा है, मैं भाषण ही बतला रहा हूं, सड़क मत बनाओ, एक्सीडेंट हो जाता है, बिजली मत लाओ, लोग बिजली के झटके से मर जाते हैं। मैंने ऐसे भाषण देने वाले अब भी आरजेडी में पड़े हुए हैं। कल्पना कर सकते हैं, ऐसी भी राजनीतिक पार्टी होती है। और बहनों भाइयों, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, जो आरजेडी के साथ गठबंधन करके यहां पर सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार चला भी चुके हैं केंद्र में। क्या हालत है कांग्रेस की, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस भी कहा करती थी बॉर्डर पर सड़क, पक्की सड़क नहीं बननी चाहिए, पक्के बुनियादी ढांचे नहीं खड़े होने चाहिए। उस समय संसद में किसी ने यह प्रश्न पूछा था कि यह बतलाओ कि बॉर्डर के ऊपर सड़क क्यों नहीं बननी चाहिए, क्यों नहीं बुनियादी ढांचों का विकास होना चाहिए। तो उसमें कांग्रेस के लोग यह तर्क देते थे कि यदि बॉर्डर पर पक्की सड़कें बन गई, वहां पर बुनियादी ढांचों का यदि विकास हो गया, तो हमारे पड़ोसी देश के जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे देश की सीमा में घुस आएंगे और हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। यह सब सारे तर्क या कांग्रेस और आरजेडी जैसे नेताओं के द्वारा यह बराबर दिए जाते रहे। लेकिन बहनों भाइयों, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास विरोधी सोच को बदल दिया है। आज हमारा भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में कोई 11वें स्थान पर खड़ा था, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज कहते हैं। 11वें स्थान पर खड़ा था। केवल 9-10 वर्षों के अंदर ही इतनी तेजी से भारत ने प्रगति की है मेरे बहनों भाइयों, कि आपको यह जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि जो हमारा भारत आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, अब वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया हमारा यह भारत। और अभी हाल में ही आपने पढ़ा होगा, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, विदेशी संस्थाएं अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 1.5 साल के अंदर ही भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में
तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। काम करने का यह तरीका होता है। और जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो है इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। और इस बार तो आप लोगों ने देख लिया, कुछ आतंकवादी चोरी छिपे आ गए थे, खुलकर नहीं आए थे, छुप कर आए थे। और हमारे कुछ नौजवान, कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगाम में। और बहनों भाइयों, इन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मार डाला, धर्म पूछ पूछ कर मारा है। और उसके बाद क्या हुआ यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जितने भी ऐसे प्रमुख आतंकवादी ठिकाने थे, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के, बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी सारे ठिकानों को सफाया कर दिया। कितने लोग मारे गए उस संख्या को मैं यहां बहुत विस्तार में जाकर नहीं चर्चा करना चाहता, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जल्दी वह हिम्मत नहीं करेंगे। अब करेंगे तो बहनों भाइयों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया है। हम फिर से ऑपरेशन करेंगे और आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, और उसे हम धराशायी करेंगे। क्या क्या बातें लोग बोलते थे। हम कल्पना नहीं कर सकते। धर्म पूछेंगे, बताओ किस धर्म के हो, मार डालेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने मारा आतंकवादियों को, धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। मेरे बहनों भाइयों, कर्म देखकर मारा है। हमारे में और उनके की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही है। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है। भारत अब दुनिया में ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी अभी यहां आने के 2 दिन पहले मैं मलेशिया से लौटा हूं। दुनिया के 21 देशों से लोग आए थे, जिसमें कि अमेरिका भी था, चीन भी था, रूस भी था। सारे दिग्गज थे। सारे मंत्रियों से, सारे रक्षा मंत्रियों के साथ हमारी बातचीत भी हुई। अन्य भी सारे मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई। मैंने महसूस किया कि भारत के बारे में कैसी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। और यह भी हमारे पड़ोसियों को बात समझ आ गई है। भारत के लोग बहुत ही सहनशील हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है अब भारत उसे छोड़ता नहीं है। यह भी धारणा बन गई है। और मैं कह सकता हूं, हमारे सेना के जवानों ने, बहनों भाइयों, अपने पराक्रम से हर भारतवासी का सीना चौड़ा कर दिया है। और आज यह है कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया। दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं,
मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए, एक दलित समुदाय से एक राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया, और दूसरा यदि बनाया तो भारत के इतिहास में पहली बार बना है तो आदिवासी समुदाय से हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है। इंसान की बात सोचिए, जानवर की भी हम लोग चिंता करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, नाग पंचमी का दिन होता है। नाग पंचमी के दिन जिस काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी शुद्ध गाय का दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया में किसी देश में की जाती है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में की जाती है। मेरे बहनों, यहां माताएं बहनें बैठी हैं, रसोई में जब थाली में आटा गूंथती हैं और बगल से यदि कोई चींटी गुजरती है तो उस चींटी को अपने पैर से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के लिए, उसके खाने के लिए डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। यह है हमारा भारत। और वहां पर इस प्रकार की उल जुलूल बातें इन लोगों के द्वारा की जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार विकसित बिहार बनेगा तभी भारत विकसित भारत बनेगा। इसलिए आप सबका समर्थन चाहिए। और हम अभी जो घोषणा पत्र हम लोगों का जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र में यह बात पूरी तरह से हम लोगों ने साफ कर दी है कि हम क्या क्या करेंगे अपनी सरकार यहां आने के बाद। सब मिला जुला कर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि यही है कि हम बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 2014 से उठाकर आज तक आप हमारी चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए। जो हमने कहा है वह किया है। हमारी कथनी और करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं रहा है। और मैं जानता हूं आजाद भारत में नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को पहली बार चुनौती के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है तो बहनों भाइयों एनडीए ने स्वीकार किया है, हम लोगों ने स्वीकार किया। अब नेता, कम से कम एनडीए का नेता जब बोल देगा तो लोग स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। घोषणा पत्रों में क्या क्या बातें हम लोगों ने कही हैं, इसकी जानकारी तो आप लोगों ने दे दी होगी। सबको जानकारी हो गई है कि नहीं? सबको, आप सभी को जानकारी हो गई होगी। इसलिए उस विस्तार में मैं बहुत नहीं जाना चाहता कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या होगा। बस इतना ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस बिहार को आप ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं वह बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सहयोग केंद्र सरकार प्राप्त करेगी। यहाँ के प्रत्याशी श्रीमान रामनारायण जी मंडल का जहां तक प्रश्न है, उनके बारे में मेरे बहनों भाइयों मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आप लोग परिचित हैं। लेकिन रामनारायण जी मंडल के बारे में जितना मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं लंबे समय से राजनीतिक जीवन में काम करते हुए कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता है
एक भी भ्रष्टाचार का छींटा हमारे रामनारायण जी मंडल के दामन के ऊपर पड़ा हुआ हो, यह कोई नहीं कह सकता। मैं समझता हूं किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ हम ही कर देंगे और अकेले कर देंगे, चाहे कोई भी हो। आश्वासन भले ही दे, लेकिन वह संभव नहीं है। लेकिन ईमानदारी से विकास कार्य करते हुए भी अपने दामन पर कभी भी हमारे रामनारायण जी मंडल ने दाग नहीं लगने दिया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों के बीच यही अनुरोध करने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, अब तक जितने मतों से इनको विजय दिलाते रहे हैं, इसका रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। और मैं तो कहूंगा कि इतने भले नेता के लिए, इतने ईमानदार नेता के लिए बिहार में एक रिकॉर्ड बना दीजिए जीतने का, हमारे रामनारायण जी मंडल का बिहार में रिकॉर्ड बना दीजिए। यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।